दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग का हत्यारा गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी साहिल को बुलंदशहर से दबोचा है। आरोपी ने चाकू से वार करके नाबालिग की हत्या की थी। आरोपी साहिल से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। तो दिल्ली का ये पूरा मामला, जिसके बाद शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग का हत्यारा गिरफ्तार हो गया है। आपको बता दें कि वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और बुलंदशहर से इस आरोपी को दबोचा है। हर जनपद में थाना पहासू अंतर्गत एक गांव है जिसमें उसकी अभियुक्त साहिल की रिश्तेदारी बताई जा रही है। वहां से दिल्ली पुलिस 302 में वहां से वांटेड, तो उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर मेरठ के नए मेयर हरिकांत अहलूवालिया ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि कार्यभार संभालते ही मेयर हरिकांत अहलूवालिया काफी तेवर में दिखे और अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। क्योंकि 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपके साथ है, तो अब क्या सोचा है मेरठ शहर के? देखिए सर, आज हमने यहाँ पर एक तरीके से पूरा कार्यभार संभाल लिया है। अभी सब अधिकारियों के साथ एक मिलना होता है शुरू में, तो अभी सबसे मुलाकात हो जाएगी। अब लगभग मुझे पता है कि कौन कौन अधिकारी है, कुछ से अभी मुलाकात नहीं हुई, तो वो अभी हो जाएगी। और हमारा आज से अभी से हमारी जो भी कार्यशैली रहेगी इस मेरठ महानगर के डेवलपमेंट के लिए, वो आप ऐसा मान के चलिए कि अभी से शुरू हो गई। और हम और हमारे सभी सम्मानित पार्षद और भी हमारे महानगर के सम्मानित नागरिकगण जो हमारे साथ जुड़ेंगे, और हम तो इसमें डेवलपमेंट के लिए आप लोगों से भी बराबर अब राय लेंगे, क्योंकि आप पत्रकार होने के साथ साथ आप भी मेरठ महानगर के सम्मानित नागरिकगण हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। गाजीपुर के रेवतीपुर गांव में प्रधान ने ऐसा काम किया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। ग्राम प्रधान ने सचिवालय, पंचायत सचिवालय का निर्माण करवाया है, जो किसी पिकनिक स्पॉट और पार्क से कम नहीं लगता। इस पंचायत सचिवालय को, जहां कई प्रदेशों के पेड़ पौधों को लाकर यहां पर लगाया गया है, वहीं ग्राम सचिवालय में फव्वारा भी लगाया गया है। गांव वाले सचिवालय को देखकर प्रधान की तारीफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले दिनों प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत सचिवालय बनाने की योजना लाई गई, जिसको लेकर लाखों रुपए का बजट भी जारी किया गया। गाजीपुर जनपद की बात करें तो गाजीपुर जनपद में आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर ग्राम पंचायत सचिवालय सिर्फ कागजों में है या आज भी आधा अधूरे पड़े हुए हैं, कि सोच से बनाया गया है। हमारे साथ ग्राम प्रधान भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो इस तरह का इन्होंने काम किया है, पंचायत सचिवालय बनाया है, इसकी सोच इनको कैसे आई? अपनी सक्रियता खोने लगा और धीरे धीरे पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। जब मैंने पदभार ग्रहण किया तो मुझे ऐसा लगा कि अपने पूर्वजों के जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विरासत है, उसको सजोना, संवारना, संवर्धित करना मेरा पहला काम होना चाहिए। फिर नए संसाधनों का विकास, या मैं कहूं कि एशिया का सबसे बड़ा गांव विगत पंचायती राज चुनाव में अपना गांव सिद्ध हुआ है। तो इस गांव के गौरव के अनुसार पंचायत भवन भी होना चाहिए था। तो लाजमी था कि पंचायत भवन इस प्रकार का बनना ही चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने बनवाया इसको। हमारा पंचायत भवन बहुत पुराना है, गांव के सहयोग से बना था, लेकिन आज जो पंचायत भवन हम लोगों का दिख रहा है वो हमारे प्रधान की सोच है, जो इस तरह का। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, बाइक सवार बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोलीबारी में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घर के बाहर बैठी एक महिला और युवक को गोली लगी है। फायरिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी है पुलिस। और ये देखिए आप किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद है, बदमाशों के हौसले बुलंद है। फायरिंग करते हुए ये बदमाश नजर आए और अब ये पूरी जो घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 2 लोग इस गोलीबारी में घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इन दोनों को भर्ती करवाया है। घर के बाहर बैठी एक महिला और युवक को गोली लगी है। गाजियाबाद का ये पूरा मामला, और आप देख सकते हैं किस तरीके से बाइक में ये 2 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और इस फायरिंग में 2 लोग घायल हैं, एक महिला, एक युवक बताए जा रहे हैं जो गोलीबारी में घायल हो गए हैं। और ये पूरी वारदात देखिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब इसी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। तो गाजियाबाद में दिन दहाड़े
गोलीबारी की घटना पेश आई है। और आप इन तस्वीरों में भी देखिए किस तरीके से बाइक पर सवार होकर ये दो बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। वहीं घर के बाहर बैठी एक महिला इस गोलीबारी में घायल हो गई। और अब खबर रामपुर से। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती है। रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। पुलिस ने कोर्ट में 1888 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। संदूक में रखकर कोर्ट में रिपोर्ट को पेश किया गया। आजम खान पत्नी ताजीन फातिमा है मामले में आरोपी। बीएसए ऑफिस में तैनात तत्कालीन बाबू तौफिक अहमद भी आरोपी है। फर्जी दस्तावेज लगाकर स्कूल की मान्यता प्राप्त करने का आरोप लगा है। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होनी है। और ये देखिए संदूक आप देख रहे हैं, 1888 पन्नों की ये चार्जशीट बनाई गई है और संदूक में रखकर इसे कोर्ट में पेश किया गया। आने वाले समय में सपा नेता आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ सकती है। हालांकि मामले में जो अगली सुनवाई है वो 6 जून को होनी है। आपको बता दें कि फर्जी दस्तावेज लगाकर स्कूल की मान्यता प्राप्त करने का आरोप इन सभी पर लगा है, जिसमें बीएसए ऑफिस में तैनात तत्कालीन बाबू तौफीक अहमद भी शामिल है। खबर वाराणसी से है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। जांच में आकांक्षा के कपड़ों पर स्पर्म मिला है। मामले में पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया है। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी समर सिंह की डीएनए टेस्ट की अनुमति मांगी है। आरोपी संजय सिंह समेत चारों आरोपियों के डीएनए टेस्ट की अनुमति मांगी गई है। आपको बता दें कि बीते 25 अप्रैल को होटल के कमरे से आकांक्षा दुबे का शव मिला था। पुलिस की जांच लगातार जारी है और दिन ब दिन नए खुलासे इस पूरे मामले में होते जा रहे हैं। 25 अप्रैल को वाराणसी के एक होटल में आकांक्षा दुबे का शव मिला था और अब पुलिस की तरफ से आरोपी संजय सिंह समेत चारों आरोपियों के डीएनए टेस्ट की अनुमति मांगी गई है। ये नया मोड़। पुलिस ने कोर्ट से आरोपी समर सिंह की डीएनए टेस्ट की अनुमति मांगी है। संजय समर सिंह के साथ साथ जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी डीएनए टेस्ट की अनुमति पुलिस की तरफ से मांगी गई है। हम लोग शुरू से ही यह बात लगातार कह रहे थे कि आकांक्षा के साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है, क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्रकारी तरीके से उसका पूरा नाट्य रूपांतरण किया गया था हत्या का, उससे साफ जाहिर आत्महत्या का उससे साफ जाहिर हो रहा था कि आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है और उसके साथ कोई ना कोई मिसहैपनिंग हुई है, क्योंकि जो नाइट ड्रेस पहनी हुई है वह उसका नहीं था और यही नहीं जिस कपड़े से उसको फंदा लगा वह भी उसका नहीं था। तो निश्चित तौर पर जो उनके कपड़ों पे सीरम पाए गए हैं या मेल स्पर्म पाए गए ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। हम लोगों ने डीसीपी वाराणसी से बहुत बार बात करने की कोशिश की इस पर डिटेल लेने की, लेकिन वो कुछ बात करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप इस समय काम चल रहा है और मुझे लगता है कि पुलिस ने बड़ा प्रयास किया अभियुक्तों को बचाने का, लेकिन अब पुलिस इसको बचा नहीं पाएगी क्योंकि एविडेंस लगातार सामने आ रहे हैं और पुलिस के न चाहते हुए भी उनको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है। आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले में पुलिस ने जांच में आकांक्षा दुबे के कपड़े से स्पर्म बरामद किए, जिसके बाद पुलिस द्वारा समर सिंह सहित 4 लोगों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग कोर्ट से की है, जिसके बाद आकांक्षा दुबे के वकीलों को न्याय की उम्मीद देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट डीएनए जांच के आदेश देता है कि नहीं। अगर डीएनए जांच का आदेश कोर्ट द्वारा मिलता है तो कहीं ना कहीं आकांक्षा दुबे आत्महत्या मामले की गुत्थी सुलझती हुई देखने को मिलेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। इधर बांदा में हथियारों के बल पर बैंक कर्मियों से लूट हुई है। बैंक बंद करके घर जा रहे मैनेजर और कैशियर से लूट। 3 लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी की चाबी और मोबाइल लेकर लुटेरे फरार हो गए। ग्रामीणों ने एक लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बिसंडा थाना क्षेत्र के कुररही गांव का मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, जहां बांदा में हथियारों के बल पर बैंक कर्मी से लूट की गई। बैंक बंद करके घर जा रहे मैनेजर और कैशियर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर है। एमएलसी उपचुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। भाजपा प्रत्याशी पद्मसेन चौधरी की जीत हुई है। 279 वोट मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह भी जीते हैं, इन्हें 280 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी रामकरण निर्मल को 116 वोट मिले हैं। सपा प्रत्याशी रामजतन राजभर को 115 वोट मिले हैं। सपा के दोनों प्रत्याशी रामकरण निर्मल और रामजतन राजभर
उपचुनाव हार चुके हैं। ये बड़ी खबर विधान परिषद की 2 सीटों जिस पर आज वोटिंग हुई, आज ही नतीजे घोषित हुए हैं और भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत हासिल कर ली है। एमएलसी उपचुनाव में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। पदम सेन जी हमारे साथ हैं। सर, आज जीत हुई है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय घटक के सारे दल, चाहे अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी के हों, सारे लोगों ने मजबूती से वोट दिया है, पार्टी के पक्ष में दिया है, जीत हुई है। समाजवादी पार्टी ने अंतरात्मा की आवाज़ से वोट का आह्वान किया था। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से भी बातचीत की थी वोट के लिए कि उनको अपील की। तमाम और दलों से, निषाद दल के डॉक्टर संजय निषाद से भी बातचीत की थी, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ काम नहीं आई उनकी। अब चुनाव क्यों लड़े इसी पर संदेह है, पता नहीं किसके लिए लड़े। जब उनको 110 की संख्या थी, 115 की संख्या थी, लड़ना चाहिए। बाकी और किससे बात किया हो जाना है। वो कह रहे हैं कि दलित और पिछड़े के सम्मान के लिए सिर्फ ये टिकट। तो हम तो पिछड़े हैं। हाँ, इससे पहले भी 6 के हुआ तो निर्मल को किया है हमारी पार्टी ने, राजभर को किया है भी। 6 जो हुए हैं गवर्नर द्वारा, राजभर को किया है, निर्मल जी को किया है, सब बहुत सारे लोगों को किया। प्रकाश राजभर आपके साथ है, लेकिन उन्होंने सपा को भी वोट दिया, ऐसा चर्चा है। अब वो जाने भाई, हम वोट डालते समय हमने देखा तो है नहीं किसी का। तो पदम सेन जी हैं जो जीत के बाद यहाँ पर भाजपा कार्यालय आए हैं और लगातार इनका स्वागत हो रहा है। लोग खुशी से, उत्साह से नारेबाजी कर रहे हैं, पटाखे दागाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। मानवेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार है। साथ में हमारे विधानसभा के सदस्य, हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके शुभकामनाओं से आज ये क्षण आया। समाजवादी पार्टी जानती थी हार जाएगी, फिर भी उन्होंने प्रत्याशी उतारे। निश्चित तौर पर वो ये संदेश देना चाहते हैं कि कुछ जातियों को हम हराने के लिए ही लड़ाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाजपा से भी उनको एक वोट मिला। जहाँ पर जीतने की संभावनाएं रहती हैं, वहाँ पर उनका ध्यान अपने परिवार और अपने इर्द गिर्द ही रहता है। ये कहा जा रहा है कि सुभाषपा से उनको एक वोट मिला है, जो आपके पास सारे वोट हैं। तो मानवेंद्र जी यहाँ पर आए हैं और स्वागत के लिए उनके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोग हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ है। मानवेंद्र और दोनों जो जीते हुए एमएलसी हैं पदम सेन, दोनों को फूल मालाओं से यहाँ पर स्वागत किया गया, सम्मानित किया गया, मिठाइयाँ खिलाई गई, पटाखे दगाए गए और साथ ही उनको कहा गया कि वो अब आगे पार्टी की नीतियों पर काम करें। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दिल्ली स्थित यूपी भवन के कई अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारुश को सस्पेंड किया है। राकेश और पारस पर भी निलंबन की कार्रवाई हुई है। आरसी और एआरसी पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। एबीपी गंगा ने दिनेश कारुश के भ्रष्टाचार की खबर दिखाई थी। व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारुश से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यूपी सदन की व्यवस्था अधिकारी राजीव तिवारी को दी गई तात्कालिक तौर पर यूपी भवन और यूपी गेस्ट हाउस द्वारका की जिम्मेदारी। तो यूपी भवन जांच में ये अपडेट भी आपको दे दें कि कमरा नंबर 122 अभी भी सील है। निलंबित उत्तर प्रदेश भवन की व्यवस्था अधिकारी समेत कई लोग हैं जांच के दायरे में और यूपी भवन में महिला के यौन शोषण का मामला था। भवन के कई जो अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की और व्यवस्था अधिकारी दिनेश कारुश सस्पेंड किए गए। राकेश चौधरी, पारस को भी सस्पेंड किया गया। इसी के साथ साथ आरसी और एआरसी पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है। अब राजीव तिवारी को यूपी भवन की जिम्मेदारी दी गई है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने 2 बड़े मंत्रियों से मुलाकात के नाम पर महिला को बुलाया। बड़े अधिकारियों के लिए कमरा देने के नाम पर कमरे को खुलवाया गया। कमरे में महिला के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया, यौन शोषण की कोशिश हुई। इधर महिला ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने यूपी भवन के इस कमरे को अब सील कर दिया है, जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार राज्यवर्धन ने महिला को बुलाया और इसके बाद महिला ने दिल्ली पुलिस के थाना चाणक्यपुरी में पहुंचकर यौन उत्पीड़न की शिकायत की। कमरे को सील करके फॉरेंसिक टीम को बुलाकर अब जांच की जा रही है।
आगे बढ़ेंगे। अयोध्या के संत समाज के लोग कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण चरण सिंह के समर्थन में उतर आए हैं। यहाँ 5 जून को होने वाली जन चेतना रैली में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भेजा जाएगा और पॉक्सो एक्ट से बिना पक्ष रखे आरोपी की गिरफ्तारी के प्रावधान को हटाने की मांग भी की जाएगी। अयोध्या में संतों ने एक बैठक की है जिसमें जन चेतना रैली के एजेंडे पर चर्चा हुई। संतों ने एक सुर में कहा है कि पॉक्सो कानून बहुत अच्छा है, लेकिन कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। सरकार से हम मांग करेंगे कि जो इस प्रकार की धाराएं हैं, जो कि आजकल इस प्रकार की धाराओं को हथियार की तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आपसे हमारी दुश्मनी है और किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमने आरोप लगा दिया तो जांच तो बाद में होती, पहले उसको गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। वजह यह है कि ये राष्ट्रीय कानून, राष्ट्र के ऊपर, मानव जात के ऊपर कानून बनता है समस्या का। तो कानून जो बनती है वो अच्छाई के लिए बनती है, लेकिन कभी कभी वह कानून जो है दुखदाई हो जाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।